Very, very good morning to all of you. Good morning, and now let's take up next part. Hi, please, page number 160. Question number 7. क्वेश्चन नंबर 6 तक हमारा हो गया था, है ना? 7 टेकअप करते हैं. एक्सप्लेन मैनर ऑफ ऑप्टिंग फॉर फर्निशिंग क्वार्टरली रिटर्न. क्वार्टरली रिटर्न के लिए ऑप्ट करने का क्या सिस्टम है? स्टार्टिंग में हर पर्सन को जीएसटीआर 3B फाइल करना था मंथली, फिर सिस्टम आया क्वार्टरली का. तो उन्होंने फिर ये रूल बनाया कि भाई अगर किसी को मंथली से क्वार्टरली में आना तो क्या सिस्टम रहेगा. लेट्स सी क्या सिस्टम रहेगा. एवरी रजिस्टर्ड पर्सन इंटेंडिंग टू फर्निश रिटर्न जीएसटीआर 3B on quarterly basis shall indicate his preference for furnishing return on a quarterly basis electronically on the common portal from first day of the second month of a preceding quarter till the last day of the first month of the quarter for which the option is being exercised, provided that where such option has been exercised once, the said person shall continue to furnish the return on a quarterly basis for future tax period unless the said registered person becomes ineligible for furnishing return on a quarterly basis as per the conditions and restrictions notified in this regard. Opts for furnishing return on monthly basis electronically on the common portal. बस इतना रीड कर लीजिए. देखिए अभी मंथ चल रहा है अप्रैल का. लेट्स सी अप्रैल मई जून ये क्वार्टर है, लेकिन मैं रिटर्न फाइल कर रहा हूं मंथली. अप्रैल की फाइल करूंगा कौन सी डेट को? 20th ऑफ मई की एंड सो ऑन. लेकिन मैं चाह रहा हूं नहीं, मैं 1 जुलाई से क्वार्टरली सबमिट करूंगा. यहां से क्वार्टरली तो गवर्नमेंट से जो पिछला क्वार्टर है, ये रहा पिछला क्वार्टर, इसका सेकंड मंथ में, इसका पहला दिन, यहां से आप यहां से हमें बता दो कि भी आप अगले क्वार्टर में क्वार्टरली फाइल करोगे, मंथली नहीं. मैंने कहा यहां से कब तक? उसे सेकंड मंथ के बिगिनिंग से लेके और जो रेलेवेंट क्वार्टर है उसके फर्स्ट मंथ के एंड तक 31 जुलाई 21 तक, इस पीरियड में आप ऑप्शन डाल दीजिएगा. फिर जुलाई अगस्त सितंबर की हम आपसे क्वार्टरली रिटर्न एक्सेप्ट कर लेंगे. इतना टाइम आपके पास है. बेटर तो आप मई में ही बता दो, चलो आप जून में बता दो, जून भी निकल गया, चलो कोई बात नहीं. ये जो क्वार्टर था इसका पहला मंथ है, अभी तो मंथ खत्म भी नहीं हुआ, मंथ के एंड तक बता दो. क्वार्टरली फाइल करनी है तो क्वार्टरली फाइल कर देना, मंथली फाइल करनी है मंथली फाइल कर देना. इतना लिखा हुआ रीड करके देख लो आप. ठीक है. जो पिछला क्वार्टर है उसके सेकंड मंथ की फर्स्ट डे से आप चाहो तो इंडिकेट कर सकते हो कि अगले क्वार्टर से मैं क्वार्टरली फाइल करूंगा. जरूरी नहीं फर्स्ट डे कोई,
फर्स्ट डे से स्टार्ट करके पूरा सेकंड मंथ है, पूरा थर्ड मंथ है, रेलिवेंट क्वार्टर का फर्स्ट मंथ भी है, यहां तक बता दो आप। क्योंकि 1 जुलाई 21 से स्टार्ट होगा, 31 जुलाई तक भी आप बता देंगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि अभी 31 जुलाई की रिटर्न अगर आपको मंथली फाइल करनी तो कोई बात नहीं, मंथली फाइल कर दो, क्वार्टरली करनी तो बता दो यहां तक। अगर आप 1 अगस्त को बताएंगे कि जी मैं इस क्वार्टर में क्वार्टरली फाइल करूंगा, नॉट एक्सेप्टेबल, फिर ये जाएगा अगले क्वार्टर की बिगिनिंग से जाएगा, ये सेम क्वार्टर में नहीं जाएगा। एक तो ये लिखा हुआ है। दूसरा पार्ट इसके आगे और लिखा हुआ है, वो ये है प्रोवाइडेड फर्दर, जितना रीड किया था उसके आगे, प्रोवाइडेड फर्दर दैट ए रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट बी एलिजिबल टू ऑप्ट फॉर फर्निशिंग क्वार्टरली रिटर्न इन केस द लास्ट रिटर्न ड्यू ऑन द डेट ऑफ एक्सरसाइज ऑप्शन इज नॉट बी फर्निश्ड। अब देखिए, मैंने ये ऑप्शन लिया 31 जुलाई को। 31 जुलाई को कॉमन पोर्टल पर जाके ऑप्शन को लिया कि जी मैं क्वार्टरली फाइल करूंगा, और उस दिन मेरी जो जून की रिटर्न थी जो मुझे 20 जुलाई को फाइल करनी थी वो मैंने फाइल नहीं की है। तो उससे अच्छा पुरानी अभी फाइल नहीं की, नए का बता रहे हो कैसे फाइल करें, नॉट अलाउड। पुरानी पहले सारी रिटर्न क्लियर करो, जिस दिन आप ये ऑप्शन देंगे हमें उस दिन आपका पुराना सब क्लियर होना चाहिए, वरना हम ऑप्शन नहीं लेंगे आपसे। ये लिखा हुआ देखिए, प्रोवाइडेड फर्दर वाला पार्ट। फिर आगे देखिए, रजिस्टर्ड पर्सन हुज एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड 5 करोड़। अब तो बात ही खत्म होगी, फिर तो क्वार्टरली फाइल करनी है, फिर तो अगले क्वार्टर से आपकी क्वार्टरली रिटर्न स्टार्ट हो जाएगी, नहीं सॉरी मंथली रिटर्न स्टार्ट हो जाएगी। 5 करोड़ ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर शैल ऑप्ट फॉर फाइनेंशियल रिटर्न ऑन ए मंथली बेसिस इलेक्ट्रॉनिक कॉमन पोर्टल फ्रॉम द फर्स्ट मंथ ऑफ द क्वार्टर। अगले क्वार्टर के पहले महीने से ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। सक्सीडिंग द क्वार्टर, जिसमें एक्सीड किया उसके अगले क्वार्टर से, बस इतना ही पार्ट है रूल 61A। ठीक है, यहां तक किसी को डाउट? पिछली क्लास के पार्ट में किसी को डाउट? यहां तक किसी डाउट जो क्वेश्चन है पूछ लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, डिस्कस द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 39(9) CGST Act 17 relating to rectification of errors, omission, GST return already filed, and also state the exceptions. State the time limit for making such rectification as per section 39(9) subject to provisions section 37-38. If any registered person after furnishing a return GST or 3B discovers any omission or incorrect particular therein other than as a result of scrutiny, audit, inspection or enforcement activity by tax authorities, he shall rectify such omission or incorrect particular in such form and manner as may be prescribed, subject to payment of interest under this Act. Earlier in GST 3, there were tables for rectification of error in the earlier return, just like GST 1, but now there is no such table in GST 3B. Hence, rule will be framed for rectification error. Time limit for making rectification. Time limit for making rectification is permissible is earlier of the following dates: due date for filing of the return for the month of September following the end of financial year, that is 20 October, or the actual date of filing of relevant return, whichever is earlier. The last date of filing of annual return for a financial year is 31st December of next financial year. Hence, if annual return for the year 21-22 is filed before 20th October 22, then no such rectification error in return pertaining to 21-22 would be permissible thereafter. एक बार रीड कर लीजिएगा।
देखिए अब ये पार्ट क्या है। जीएसटीआर 1 मैंने भरा है अगस्त 21 का, मुझे इसमें गलती मिल गई फरवरी 22 में। तो पार्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसका ठीक करने का क्या तरीका है? देयर आर सेपरेट टेबल्स जिनमें हम इसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। ऑलरेडी 2 बार हमने बात कर ली थी। ओरिजिनल रिटर्न भी मैंने दिखाया था, उसमें भी वो टेबल दिखाया था जिसमें पहले गलती हो गई है, उसको ठीक कर लो। इज दैट राइट? पार्ट था ना, इस टेबल का इस टेबल में, इस टेबल का इस टेबल में, इस टेबल का, 3 रेक्टिफिकेशन की टेबल्स है। अब इसी तरह से गलती जीएसटीआर 3B में हो गई, तो उसको रेक्टिफाई करने का क्या तरीका है, ये हमारा क्वेश्चन है। देखिए पहले ये होती थी जीएसटीआर 3, बिल्कुल जीएसटीआर 1 की तरह थी। दुनिया भर के टेबल थे और 3 टेबल रिजर्व थे रेक्टिफिकेशन के लिए, अमेंडमेंट के लिए। गलती होगी ठीक कर लो। अब ये 3 खत्म होगी, इसकी जगह आ गई है 3B। ये पैराग्राफ तब लिखा गया था जब 3 थी, और इसमें लिखा है जो रेलिवेंट टेबल है, ठीक कर लो। लेकिन अब 3B के अंदर कोई टेबल नहीं है, टेबल है ही नहीं, ठीक कहां से कर लें। और 3B ने क्या कर दिया, जीएसटीआर 1 का टोटल 3B दिखा रहा है कितना है, और आईटीसी जो हमें रिटर्न 2B दिखाती है, जीएसटीआर 2B, वो फिगर है, और डिफरेंस है पेबल। तो इसमें गलती होगी कहां से? जीएसटीआर 1 कॉपी होके आया है, जीएसटीआर 2B कॉपी होके आया है, डिफरेंस पेबल है, तो वेयर इज द मिस्टेक? इसमें अपना तो कुछ किया ही नहीं, कॉपी पेस्ट होके आ रहा है। तो 3B में वो कह रहे हैं गलती की जरूरत क्या है, गलती होगी कैसे? होगी नहीं। अगर गलती हुई है तो जीएसटीआर 1 में जब ये ठीक होगी, इसकी फाइनल फिगर जीएसटीआर 3B में ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो एक्ट ने क्या किया, जो 3 वाला था वही पार्ट अभी लिखा हुआ छोड़ दिया, उनको पार्ट डिलीट कर देना चाहिए कि रेलिवेंट ही नहीं है। एंड देन दे शुड क्लैरिफाई कि भी इसमें मिस्टेक अब हो ही नहीं सकती। मिस्टेक होगी तो जीएसटीआर 1 में होगी, या जो हमारे पास 2B आया उसमें होगी, वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। तो हमने दोनों लिख दिए, हमने वो भी लिख दिया और ब्रैकेट में ये भी लिख दिया, इसमें कोई टेबल नहीं है, इसमें कोई रेक्टिफिकेशन नहीं होगा। तो दोनों बातें लिखी हुई है। और फिर रेक्टिफिकेशन अगर होगा तो जीएसटीआर 1 का, या कोई टेस्ट लेना है तो हर चीज के लिए लिमिट कौन सी है, 16(4) का है, वो इसमें भी लिखा है। रिटर्न फाइल करनी है यहां तक, गलती ठीक करनी है यहां तक, आईटीसी लेना है यहां तक, एवरीथिंग यहां तक। तो बार बार हर जगह वो लिमिट लिखी हुई आ रही है, वो यहां भी लिखी हुई है। आप पहले रीड कर लो। देखिए भी एक बार फिर से देखिएगा, इनकम टैक्स सेक्शन 139(5), ये सेक्शन कह रहा है अगर आपसे गलती हो गई है तो आप नई रिटर्न लाओ, हम नहीं मानते पुरानी, रिवाइज करना पड़ेगा आपको, रिवाइज रिटर्न लाओ। और रिवाइज रिटर्न कब तक लाओ, जैसे प्रीवियस ईयर है 21-22, ये प्रीवियस ईयर है। असेसमेंट ईयर 22-23, असेसमेंट ईयर का एंड 31 दिसंबर 22, यहां तक आप रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हैं, यहां तक ठीक कर सकते हैं। जीएसटीआर 1 21-22 ठीक कर सकते हो 20 अक्टूबर 22 तक, सितंबर की रिटर्न भरने का टाइम। और अगर आपने एनुअल रिटर्न पहले भर दिया है तो वहां तक। तो प्रिंसिपल लगभग सेम ही है, थोड़ा डिफरेंस है बस। यहां पे ऑल टुगेदर न्यू रिटर्न आएगी, पुरानी को काटा मार दिया जाएगा। यहां पुरानी जो रिटर्न गई
तो गई। अब जो करंट रिटर्न आएगी उसकी जो रेलिवेंट टेबल है, इस टेबल की गलती इसमें बता दो, इस टेबल की गलती इसमें बता दो, इसकी गलती इसमें बता दो। ग्रुप्स बना रखे हैं, इन टेबलों की गलती इन टेबल में, इस टेबलों की गलती इनमें, उसमें रिपोर्ट कर दो। जीएसटीआर 1 तो ठीक हो गया। जीएसटीआर 3 में भी बिल्कुल ऐसा था, सेम एग्जैक्ट टेबल बनी हुई थी, वो खत्म हो गया। जीएसटीआर 3B में कुछ है ही नहीं। अपने जीएसटीआर 1 का टोटल उठाओ, कॉपी करो कितना टैक्स देना है। हमारा जीएसटीआर 2B कितना आईटीसी बनता, कॉपी करो, डिफरेंस निकालो, पे करो। कैश लेजर में जो आएगा जीएसटीआर 3B की नेट फिगर कैश लेजर में जाएगी। स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन किए थे, जो नेट टैक्स निकाला था, वो नेट टैक्स बेसिकली कहां पे आएगा, जीएसटीआर 3B के अंदर आएगा। आउटपुट लायबिलिटी जीएसटीआर 1 से आएगी, आईटीसी जीएसटीआर 2B से आएगा, नेट टैक्स ऑटोमेटिकली आएगा, डिफरेंस वही कैश लेजर में आएगा, वही रिटर्न के अंदर आएगा, पेमेंट कर दो। तो रेक्टिफिकेशन किस बात का कर रहे हो आप? जीएसटीआर 3B का कोई रेक्टिफिकेशन नहीं, रेक्टिफिकेशन जीएसटीआर 1 का होगा। इसको जिस महीने में ठीक करोगे, ठीक करके फिगर आएगी, उस महीने की जीएसटीआर 3B में करेक्टेड फिगर आ जाएगी। देखो जरा कैसे। जुलाई 21 जीएसटीआर 1 10 लाख का टैक्स है, तो इस मंथ के 3B में कितना आएगा, 10 लाख आउटपुट टैक्स की फिगर आ जाएगी। अक्टूबर 21 15 लाख का टैक्स है, 5 लाख का इस महीने का करेक्शन भी है, 20 लाख। तो इस मंथ के 3B में कितना आएगा, 20 लाख। आ तो गया करेक्शन। इसका अलग से क्या करेक्शन करें, ये करेक्शन होगा ऑटोमेटिकली, इसका इंपैक्ट इसमें आ जाएगा। तो करेक्ट तो ये की थी, हो गई ये, क्योंकि यहां से कॉपी हो गया है। यू कैन करेक्ट जीएसटीआर 1, इट विल ऑटोमेटिकली करेक्ट 3B। 3B में नई फिगर आ जाएगी कि टोटल 20 लाख पे करना हमने, और जितना आईटीसी है 2B का माइनस कर दो। पहले आईटीसी की भी रिटर्न थी, जीएसटीआर 2 हम बनाते थे, हमारा आईटीसी कितना है, फिर गवर्नमेंट बताती थी, फिर टैली करते थे, डिफरेंस होने पर पर्सन से बात करते थे, फिर वो रेक्टिफाई होके आता था, खत्म कर दिया। तो उन्होंने कहा जीएसटीआर 2 की जरूरत नहीं, आप मत बनाओ, हम आपको बता देंगे कितना बनता है। 2 के बदले में हम आपको देंगे 2B, 3 के बदले में आएगी 3B, रह गई सिर्फ 1 में 13 टेबल है, पूरी कहानी है। तो बेसिकली रिटर्न तो उसका नाम तो स्टेटमेंट है, बेसिकली बस वही है। 2B हमने थोड़ा कुछ करना है तो गवर्नमेंट बना के देगी। 2A लगातार दिखाता रहेगा, हमें हर रोज दिखा देगा कितना आईटीसी बनता है। 2B लॉक करके देगा, इस मंथ के लिए ये लो, बस इतना ले लो इस मंथ, बाकी लेना अगले महीने। तो इसलिए इसके अंदर अब रेक्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है। दूसरी बात इसमें ये भी लिखी हुई है, अगर हमने आपकी चेकिंग की, स्क्रूटनी की, आपको पकड़ लिया, ऑडिट की, फिर आप कहोगे लॉ में करेक्ट कर दूं, फिर नहीं करने देंगे। जो जीएसटीआर 1 में हमने बात की थी वही रिपीट किया होगा। अब आप रिपीट करके देख लो। हमने देखिए डाउट्स यहां तक, इतने पार्ट तक इसमें डाउट, इतने पार्ट तक इसमें डाउट। अगला क्वेश्चन देखिए, पेज 162, एक्सपेरियंस स्टेटमेंट रिटन बाय कंपोजिशन डीलर।
बताइए कंपल्शन डीलर को कौन सी रिटर्न फाइल करनी है? एक तो जाएगा CMP 08 स्टेटमेंट, ये तो जाएगा हर क्वार्टर, जब पेमेंट करेंगे टैक्स का उससे पहले जाएगा, पेमेंट करने के बाद इसमें फिगर आएगी, पेमेंट करेंगे फाइल हो जाएगा CMP 08 क्वार्टरली। कब तक फाइल करना है? क्वार्टर खत्म होने के बाद अगले महीने की 18 तारीख। एक जाएगी रिटर्न एनुअल, कौन सी? GSTR 4, अगला साल खत्म होने के बाद अगले महीने के एंड में। बस इतना ही पार्ट है इसमें। लेट्स सी, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन पेइंग टैक्स अंडर सेक्शन 10 shall furnish a statement every quarter or as the case may be part thereof containing details of the payment of self-assessed tax in form GST CMP 08 till the 18th day of the month succeeding such quarter. Furnished return for every financial year as the case may be formed by GSTR 4 till the 30th day of the April following the end of the financial year electronically through the COM portal. देखो पहले क्या था, CMP 08 की जगह पे जाता था GSTR 4 हर क्वार्टर, और अलग से एनुअल रिटर्न जाती थी। एनुअल रिटर्न जाती थी GSTR 9A में अगले साल की 31 दिसंबर तक। फिर लोगों ने कहा जी ये तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो गवर्नमेंट ने इसको खत्म कर दिया, इसको क्वार्टरली से हटा के एनुअल कर दिया और क्वार्टरली पे सिंगल पेज का इंट्रोड्यूस कर दिया CMP 08। कुछ नहीं है इसके अंदर, बिल्कुल सिंगल, जस्ट लाइक चलान फॉर्म है, ये वाला आ गया CMP 08। तो आप क्वार्टरली भरना है CMP 08, एनुअल जाएगी GSTR 4 में। 9A अब नहीं जाएगी, एक्ट में अभी भी लिखा है 9A। GST पोर्टल पे ऑप्शन लेके देखो, ऑप्शन नहीं मिल रहा। तो एक्ट में कुछ बातें अभी भी लिखी हुई हैं लेकिन रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो आगे चल के एनुअल रिटर्न के अंदर हमने भी लिखा होगा कि दे हैव टू फाइल एनुअल रिटर्न 9A, वहां पे आप कंफ्यूज हो जाओगे कि अभी तो बताया था 4, अभी ये 9A आ गई। वो एनुअल है कि ये एनुअल है कि दोनों एनुअल है? एक साल में 2 एनुअल कैसे हुई? फिर तो 2 हाफ ईयरली होनी चाहिए। तो कंफ्यूजन हमारा क्रिएट किया हुआ नहीं, उन्हीं का है। तो 9A आप मान के चलो नहीं है, 4 है, ठीक है। आगे आएगा रेफरेंस 9A, तो आप समझ जाना नहीं है। CMP 08 का फॉर्मेट ये रहा, इसके आगे दिया हुआ है। अच्छा, GSTR 3B का फॉर्मेट भी दिया हुआ है, ये रहा पेज 159 पर। सिलेबस के पार्ट नहीं है ये फॉर्मेट, फिर भी दे रखे मैंने कि आप देखना चाहे। 3B का भी है और CMP 08 का भी। अच्छा, पेज 162 पे कुछ और बातें भी लिखी हुई है जो ज्यादा मतलब की नहीं है। लेट्स रीड क्वेश्चन नंबर 10 पर 162 पर और देखिएगा। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन shall discharge its liability toward tax interest by debiting electronic cash ledger। देखिए इसका वैसे कोई मीनिंग नहीं है, और वैसे मीनिंग है। देखिए कैसे, अगर मैं नॉर्मल स्कीम में हूं और मुझे टैक्स देना है 12 लाख, 7 लाख का ITC है, तो मैं 5 लाख कैश लेजर में दूंगा, 7 लाख ITC में दूंगा। मुझे वो नहीं कह सकते यू हैव टू पे ओनली थ्रू योर कैश लेजर। क्यों? जब मेरे पास ये है। कंपल्शन डीलर को क्या कह रहे हैं? यू हैव टू पे थ्रू योर कैश लेजर। क्यों? क्योंकि उसका ये होगा ही नहीं, नील होगा। जब है ही नील तो बता क्या रहे हो? कैश लेजर के थ्रू जाएगा। इससे से कोई मीनिंग नहीं भी और है भी। जिस पर्सन के पास ITC है ही नहीं वो कैसे पे करेगा? कैश लेजर। उसको बताने की क्या जरूरत है? तो गवर्नमेंट फिर भी बता रही है कि देखो आपको पेमेंट सारी कैश लेजर से करनी है। वो कहेगा हाँ मुझे पता है भाई, मेरे पास ITC है कहाँ? तो एनीवे रीड करके देखिए। नेक्स्ट पार्ट देखिएगा। अ रजिस्टर्ड पर्सन who has opted to pay tax under section 10 from the beginning of the financial year where required furnish details of outward inward supplies and return under rule 59, 60 and 61 relating to the period during which the person was liable to furnish his details and return till the due date of furnish return for the month of September of the succeeding financial year or furnishing of annual return for this। देखो इसमें क्या लिखा है। देखिए मैं नॉर्मल स्कीम में हूं, 21, 22 नॉर्मल स्कीम में हूं।
नाउ आई वांट टू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम। कंपोजिशन स्कीम मुझे कब से मिलेगी? अगले साल की बिगनिंग से। कंपोजिशन से नॉर्मल में कभी भी आ जाओ, नॉर्मल से कंपोजिशन में कब जाएंगे? 1 अप्रैल 22, करेक्ट। तो मैं यहां से कंपोजिशन में आ गया। अब मैं कह रहा हूं जो मेरी पिछले साल की 2-3 मेरी रिटर्न बची हुई है जनवरी फरवरी की, अब वो मैं नहीं भरता, तो मैं तो कंपोजिशन स्कीम में आ गया। तो पहली बात तो मैं ऐसा क्यों कहूंगा, इसमें लिखा है कि अगर आपकी वो रिटर्न बच गई थी तो ये देख लेना भरनी पड़ेगी आपको, बताने वाली कौन सी बात है, भरनी पड़ेगी। कब तक? इस साल के सितंबर का जो रिटर्न फाइलिंग का डेट होगा 20 अक्टूबर, यहां तक आपको सारी रिटर्न आपकी भरनी है। नंबर 2, मैंने ऑर्डर दिया था सामान खरीदने का 28 मार्च 22 को, वो सामान आ गया, उसका इनवॉइस 4 अप्रैल 22 को आया है। अब मैं कंपोजिशन स्कीम में हूं तो क्या मैं टेस्टेड ले सकता हूं? नहीं ले सकता। एक ये लिखा है। कोई पुरानी इनवॉइस आपको मिल गई है, आप टेस्टेड नहीं लेंगे, उसके आगे लिखा हुआ है, आप पढ़ के देखिएगा, मतलब ये मीनिंगलेस है। फिफ्थ पॉइंट देखिएगा, फिफ्थ पार्ट इसका, रजिस्टर्ड पर्सन ऑप्टिंग टू विड्रॉ फ्रॉम कमीशन स्कीम एट इज ऑप्शन ऑन इज ओन मोशन और वेयर ऑप्शन विड्रॉन एट द इंस्टेंस प्रॉपर ऑफिसर shall where required furnish a statement GST CMT for the period for which he has paid tax under commission scheme till the 18th day of this month succeeding। ये जो फर्स्ट पार्ट में लिखा ना उसी का रेपिटेशन है। देखो आप फर्स्ट पार्ट को रीड करके देखो और फिफ्थ को रीड करके देखो, अप्रोक्सीमेटली इसका रेपिटेशन है। ठीक है, रीड करो, दोनों सेम है। अब जीएसटीआर 4 के कंटेंट्स लगभग सेम ही है जो जीएसटीआर 1 के हैं। पेज 164 के सेंटर में देखिएगा। पर्टिकुलर्स ऑफ जीएसटीआर 4, जीएसटीएन नंबर बताना अपना, लीगल नेम ट्रेड नेम बताना है, एग्रीगेट टर्नओवर बतानी है, इनवर्ड सप्लाई जिन पे हमें रिवर्स चार्ज में पेमेंट करना है वो तो करना ही पड़ेगा।
आउटवर्ड सप्लाईज का टैक्स बताना है, जो एडवांसेज वगैरह रिसीव हुए उसकी डिटेल देनी है, टीडीएस क्रेडिट ये हमारे सिलेबस का ही पार्ट नहीं है, टैक्स पेबल एंड पेड कितना पेबल था कितना पे किया, बैलेंस नहीं होना चाहिए वरना रिटर्न भरी हुई वैलिड नहीं मानी जाएगी, इंटरेस्ट लेट फी वगैरह, अगर आपने ज़्यादा पेमेंट कर दिया था रिफंड क्लेम करना चाहते हैं रिफंड क्लेम कर सकते हो, डेबिट एंट्रीज इन कैश लेजर फॉर टैक्स इंटरेस्ट पेमेंट, और जो मैं 9A वाली बात कर रहा था ना वो देखिए यहां लिखा हुआ है, फर्दर एज पर सेक्शन 44 रूल 80 एवरी कंप्यूटर डीलर हैज टू फाइल एनुअल रिटर्न इन फॉर्म नंबर 9A अप टू 31 दिसंबर। तो ये पार्ट अब रेलिवेंट नहीं है, लास्ट पार्ट वाला, ठीक है, रीड करके देख लो। एक इसमें जो टेबल 10 है ना, डेबिट एंट्रीज इन कैश लेजर, एक ये पार्ट भी देखिए कई जगह आएगा। जो 3 हमने कहा था, एक तो लायबिलिटी रजिस्टर है, एक क्रेडिट है और एक कैश है। बेसिकली ये लेजर है, कहने को रजिस्टर कह लो, लेजर है। जर्नल के कॉलम्स क्या होते हैं 11th क्लास में आपने बनाए होंगे, और लेजर के कॉलम भी बनाए होंगे। अगर मैं वर्ड लेजर यूज करूंगा तो बैलेंस के साथ डेबिट क्रेडिट तो होगा, ये डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है। तो आप बताओ लायबिलिटी लेजर के अंदर कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट, लेकिन यहां पे डेबिट है। क्यों? क्योंकि लायबिलिटी ये मेरी है, लेजर मैंने नहीं बनाया, मेरा लेजर जीएसटी डिपार्टमेंट ने बनाया, उनका तो ये एसेट है, उनको मुझसे लेना है पैसा। तो इसलिए इसमें बैलेंस उल्टा आएगा, हम क्रेडिट करेंगे वो डेबिट बैलेंस दिखाएंगे, क्योंकि उनको तो लेना है, एसेट है भाई उनका। क्रेडिट लेजर मुझे लेना है ये पैसा, उनको देना है, तो बैलेंस उल्टा आएगा ऐसे इसके अंदर। तो ये जो लेजर है, जब इसमें जो बैलेंस है वो निकालेंगे तो बाकायदा इसकी एंट्रीज पास होगी, कंप्यूटराइज सिस्टम से एंट्री पास होगी। तो इंस्टेड को ये कही जी ये पैसा निकाल के इधर एडजस्ट किया जाएगा, वो डेबिट या क्रेडिट सारे इसके अंदर लिखा हुआ है, डेबिट होगा क्रेडिट होगा, डेबिट होगा क्रेडिट होगा, बस वो तो आपको पता है। बस ये ध्यान रखना, जो हमें लगेगा डेबिट वो क्रेडिट होगा, जो लगेगा क्रेडिट वो डेबिट होगा, क्योंकि ये हमारी लेजर है, उन्होंने बनाई है, हमारा अकाउंट है उनकी बुक्स के अंदर, तो बैलेंस उल्टा आएगा। लायबिलिटी ये हमारी है, उनकी नहीं है, उनका ये एसेट है, ठीक है। एसेट ये हमारा नहीं है, ये उनका है, नहीं एसेट ये हमारे लिए है, उनके लिए लायबिलिटी है, बस बैलेंस रिवर्स होते जाएंगे। अदरवाइज डेबिट क्रेडिट लिखने की जरूरत नहीं, बस ये समझ जाना कि हाँ ये जो अमाउंट है ये निकालेंगे, उसके बारे में बताना है कि कितना पैसा ट्रांसफर हुआ है। जितना डिपॉजिट करेंगे सारा ट्रांसफर होगा, वो जो हम पे कर रहे हैं उसी की बात कर रहे हैं। बस एक बार रीड करके देख लीजिए। जैसे आप देखो एक बार, लायबिलिटी लेजर में 50 लाख का बैलेंस है, बताइए डेबिट के क्रेडिट। ये जीएसटी डिपार्टमेंट ने हमारा अकाउंट उनकी बुक्स में खोला है, तो कौन सा बैलेंस? डेबिट बैलेंस, ठीक है। उनको तो लेना एसेट है, आईटीसी 10 लाख, क्रेडिट, क्योंकि उनकी लायबिलिटी है, उन्होंने हमें देना है। हमने कैश डिपॉजिट कर दिया 40 लाख न्यूट्रलाइज करने के लिए कैश लेजर, कौन सा बैलेंस? क्रेडिट। अब रिटर्न भर दी 20 तारीख को, तो 20 अक्टूबर का जो भी डेट है 20 तारीख को एंट्री पास होगी, डेबिट 40, डेबिट 10, क्रेडिट 50, बैलेंस नील, बैलेंस नील, बैलेंस नील, बकायदा एंट्री पास होगी। और हम अपनी पोर्टल भी आके अकाउंट देखेंगे, उसमें एंट्री में मिल जाएगी। जो लेजर के कॉलम होते हैं वही कॉलम है सारे इसके अंदर, मैं तो ऐसे लिख रहा हूं ना, पूरा लेजर अकाउंट है, उसके अंदर ये लिखा होगा, डेबिट साइड क्रेडिट साइड सब अलग अलग लिखे होंगे, प्रॉपर जैसे आपने एंट्रीज पास करते हैं वैसे एंट्री पास हो। और ये बैलेंस, तो वो पूछ रहे हैं कि कितना डेबिट हुआ, कंपोजिशन डीलर की ये तो है ही नहीं, ये तो ये है और ये है कंपोजिशन डीलर का।
तो जितनी टैक्स लायबिलिटी सारी आएगी, वो ही दिखाएंगे कितना डेबिट हुआ। ठीक है, रीड करके देख लो। यहां लिखा ना डेबिट एंट्रीज इन कैश लेजर। डेबिट एंट्रीज यही वाली डेबिट एंट्री, एक ही डेबिट एंट्री आएगी। कोई टैक्स इंटरेस्ट है तो दूसरी बात है। अच्छा, क्वेश्चन 11 हमने कर लिया था ना लास्ट क्लास में, एक बार और रीड करके देख लो, कोई डाउट है देख लो। क्वेश्चन 11 तक डाउट पूछ लेना, फिर आगे चलेंगे। हाँ भैया, डाउट सीख लीजिएगा यहां तक। हाँ भी बोलिए डाउट्स यहां तक, इतने पार्ट तक किसी डाउट, कोई क्वेश्चन किसी के माइंड में पूछिए। क्वेश्चन नंबर 12, इसको क्रॉस लगाइए, लिखिए नॉट एप्लीकेबल फ्रॉम November 22 एग्जाम। यहां से डिलीट हो गया प्रोविजन एक। क्वेश्चन नंबर 12 अब नहीं है, इसके एग्जाम्पल पे भी क्रॉस लगा दो। अगले पेज पर 166 पर भी इसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं, क्रॉस लगा दीजिएगा। उसके बाद सर्कुलर नंबर लिखा हुआ 123, इसी की कंटिन्यूटी में क्रॉस लगा दीजिएगा। नवंबर 20 का क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा, उसके ऊपर का क्रॉस लगाना है। पेज 166, नवंबर 20 का जो क्वेश्चन दिया हुआ ये रहेगा, इसके ऊपर तक का पार्ट डिलीट है। अब ये थोड़ी बात भी कर लेते हैं, क्या प्रोविजन था, क्या खत्म हो गया था, क्या ये जो खत्म हो गया। देखिए पार्ट क्या था। मैंने डिफरेंट सप्लायर से सामान खरीदा, है मैं बायर, मैंने टैक्स पे किया उनको 20,000, इनपुट टैक्स है, तो अंडरस्टूड है मेरा आईटीसी कितना बनेगा 20,000। हाँ जी करेक्ट, सामान खरीदा, रजिस्टर्ड डीलर हूं, रजिस्टर्ड डीलर से खरीदा है, सामान आ गया, इनवॉइस आ गई, पेमेंट कर दी, ऑल फॉर्मेलिटीज ऑफ 16, 17, 18 कंप्लीटेड।
तो मुझे इतना मिलेगा। अब मेरा आता है GSTR 2B और मैंने उसमें क्या देखा, देखता रह गया, 15,000 लिखा हुआ है। बोलिए मैं क्या करूं? हमें उनसे बात करूंगा, वो ठीक करेंगे, वो अगले महीने के अगले महीने के अगले महीने, मेरा तो पैसा ब्लॉक हो गया ना। तो उसे हम क्या करें, ब्लॉक हो गया तो? कि तो तुम देखो किससे सामान खरीदते हो, क्यों खरीदते हो ऐसे लोगों से सामान जो रिटर्न नहीं भरते। फिर गवर्नमेंट का चलो बीच का रास्ता, जितना हमने आपको बताया इसका 5% एक्स्ट्रा आप और ले सकते हो। 5% कितना? 750। तो आप 50 750 ले लो, चलो बस। जब आपका ये रेक्टिफाई हो जाएगा तो 750 कम करके बैलेंस ले लेना। रेक्टिफाई कितना होना है? 5,000। सब्सिक्वेंटली उन्होंने 5,000 रिपोर्ट कर दिया, तो 750 तो मैं ले चुका हूं, बैलेंस और ले लूंगा। पहले ये होता था 20%, इसका 20% ले सकते हैं। फिर गवर्नमेंट का नहीं, ज्यादा है 10%, फिर का नहीं ज्यादा है 5%, अब गवर्नमेंट के बिल्कुल नहीं। तो ये खत्म हो गया, 5% भी नहीं मिलेगा। जो GSTR 2B में हमने कहा है वही मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा, बस ये खत्म हो गया। ये वो क्वेश्चन है, फिर भी रीड करना चाहो तो कर लो, वैसे अब एप्लीकेबल नहीं। हाँ, अपने डाउट्स बोलिए अभी यहां तक, आगे आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। पेज नंबर 168, क्वेश्चन नंबर 13। फाइलिंग ऑफ फर्स्ट रिटर्न, पहली रिटर्न, सेक्शन 40। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन who has made outward supplies in the period between the date on which he became liable to registration till the date on which registration has been granted shall declare the same in the first return furnished by him after grant of registration certificate. When a person becomes liable to registration after his turnover crossing the threshold limit, he may apply for registration within 30 days of so becoming liable. Thus, there might be a time lag between a person becoming liable to registration and grant of registration certificate. During the intervening period, such person might have made the outward supplies, that is, after becoming liable to registration, but before grant of registration. Now, in order to enable such registered person to declare that excess supplies made by him for the period between the date on which he became liable to registration till the date on which registration has been granted, so that items can be availed by the recipient of such supplies. Firstly, the registered person may issue a revised tax invoice against the invoices already issued during that set period within 1 month from the date of issuance of certificate of registration. Registrant shall declare his outward supplies made during this set period in the first return furnished by him after grant of registration. एक बार रीडिंग लीजिएगा, फिर डिस्कस करेंगे। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। लेट्स सी, मेरी टर्नओवर 40 लाख क्रॉस की है पहली बार 3 अगस्त 21 को, तो मुझे अप्लाई करना है रजिस्ट्रेशन के लिए कंपलसरी कितने दिन में? 30 डेज। तो मैंने अप्लाई किया 18 अगस्त 21 को, REG 1 भर के सबमिट कर दिया। उन्होंने मुझे रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर दिया लेट्स सी 27 अगस्त 21 को। तो मैं रजिस्टर्ड कब से माना जाऊंगा? 3 अगस्त से। ठीक है, पार्ट हमने डिस्कस किया था। इस पीरियड में वो कह रहे हैं आप चाहो तो रिवाइज इनवॉइस इशू कर सकते हो, था ना रिवाइज इनवॉइस का पार्ट, और यहां से आपको 1 मंथ का टाइम मिलेगा।
जिस दिन आप लायबल है रजिस्ट्रेशन टैक्स चार्ज करें, जब आपको सर्टिफिकेट मिल गया है, एलिजिबिलिटी आ गई जिस दिन, वहां से 1 मंथ का टाइम है, आप चाहे तो रिवाइज इनवॉइस इशू कर सकते हो। ये पार्ट तो जो पहले डिस्कस किया था। अब पार्ट ये है कि अब आप रजिस्टर्ड हो 3 अगस्त से, तो आपको जीएसटीआर 1 भरना है। मान लो मंथली है, तो कब तक भरना है? अगस्त का जीएसटीआर 1 11 सितंबर मंथली भरना हो तो कह रहे हैं यहां से यहां तक तो जीएसटीआर 1 अलग भरना, ये कहलाएगी फर्स्ट रिटर्न। उसके बाद रूटीन स्टार्ट हो जाएगा। रूटीन कब? 28 अगस्त से लेकर और 31 अगस्त तक ये आपका जीएसटीआर 1 रूटीन का जीएसटीआर 1 कहलाएगा, और ये आपकी फर्स्ट रिटर्न कहलाएगी, क्योंकि इस पीरियड में क्या हुआ है हम इसको चेक करेंगे। इसकी डिटेल की हमें ज्यादा जरूरत है। एक बार रजिस्टर आप हो गए फिर तो अंडरस्टूड है, सब उसके पार्ट आएंगे। इसमें जो आपने सेल की थी उसका क्या हुआ? उनसे टैक्स आपने चार्ज किया? इस पीरियड में जो परचेज की थी, क्या आप आईटीसी लेना चाहते हो? मिल जाएगा। लेकिन आपको जो रिटर्न मिली होगी, आपको जो इनवॉइस मिली होगी, उसके अंदर आपका जीएसटी नंबर नहीं लिखा होगा, क्योंकि जीएसटी नंबर तो हमने 27 तारीख को दिया है, और बिना उसके आईटीसी मिल नहीं सकता। तो ध्यान में क्या था, जो लिखा हुआ है मीनिंग उसका कुछ नहीं है। कैसे पॉसिबल है? हो ही नहीं सकता। और जिसको सामान हम बेच चुके हैं उससे टैक्स कैसे ले लेंगे? हो ही नहीं सकता। तो ये सारा प्रोसीजर बना दिया, लेकिन ये नहीं बताया ये होगा कैसे। हाउ इट इज पॉसिबल कि जिसको मैंने सामान दे दिया उसके बाद मैं टैक्स मांगू? हाउ इट इज पॉसिबल जो मुझे सामान बेच चुका है अनरजिस्टर्ड डीलर की कैटेगरी में और अपने जीएसटीआर 1 में अनरजिस्टर्ड कंसोलिडेटेड में मुझे रिपोर्ट कर चुका है, वो मुझे इंडिविजुअल इनवॉइस कैसे देगा? वो कैसे रिपोर्ट करेगा इसको? तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। फिर भी स्पेसिफिक किसी एंट्री में कोई सारा प्रोसीजर अडॉप्ट करके कर दे तो दूसरी बात है, इन जनरल तो होगा नहीं। इसकी रिटर्न वो अलग मंगवा रहे हैं। अब अलग मंगवा के फिर इसको चेक करेंगे कि भाई जो आपने सामान बेचा था इन सब से टैक्स लो। वो कहेगा जी कैसे लूं, दे ही नहीं रहा कोई। आपने खरीदा था, आईटीसी लेना चाहते हो? उसने कहा बिल्कुल लेना चाहते हो, लेकिन आप कह रहे हो इनवॉइस में मेरा जीएसटीएन लिखा, और जीएसटीएन तो लिखा नहीं, जीएसटीएन तो यहां मिला है। तो उन्होंने ये बता दिया कि ये करना है, ये करना है, ये करना है, लेकिन वो कैसे करना है? जैसे मैं आपको कहूं कि आपको कल से डेली 24 घंटे पढ़ना है, तो आप कहोगे सर कैसे पढ़ना है? 24 घंटे कोई कैसे पढ़ेगा? वो मुझे नहीं पता। 24 घंटे पढ़ना है आपको, वो हमें नहीं पता। आपको टैक्स चार्ज करना है, सर होगा कैसे? वो देगा ही नहीं, वो हमें नहीं पता। तो कुछ लोग ऑर्डर ऐसे ही पास करते हैं। कुछ भी कहें करना है तो बताना है कि कैसे होगा, वो ऐसे होगा, टेक्निक बतानी पड़ेगी। आपको सारे सेक्शन याद करने इनकम टैक्स जीएसटी के, सर वो होगा कैसे? तो मैं इसलिए कह रहा हूं मत याद करना, जो इंपॉर्टेंट है वो याद करना। नहीं याद हो सकते भाई, सारे कैसे याद कर लोगे? जितने इंपॉर्टेंट है, जितने पॉसिबल है, जितने इजीली कर सकते हो उतने कर लेना। सारे कैसे याद हो जाएंगे? तो इतने सारे सेक्शन, इतने रूल, इतने सब सेक्शन, इतने सब रूल, इतने नोटिफिकेशन, इतने ये, इतने वो, कैसे होंगे? कोई कहे जी मुझे नहीं पता, बस आपको करने हैं। तो ये ऐसे ही है, हमें नहीं पता कैसे होगा, आपको टैक्स चार्ज करना है। आप आईटीसी लेना चाहो ले लो, क्या सर कैसे? हमें नहीं पता कैसे। इसकी अलग रिटर्न लाना। तो हमने कहा ठीक है, रिटर्न तो आपको दे देंगे अलग, हमें भी क्या। तो ये है वो पहली रिटर्न। यहां से प्यार मोहब्बत की शुरुआत होगी हमारी और जीएसटी डिपार्टमेंट की। ठीक है, अब रीड करके देख लो।
हाँ प्लीज एक बार और रीड करके देख लो, डाउट पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, फर्स्ट रिटर्न जिस दिन हमने सर्टिफिकेट दिया और जिस दिन से आप रजिस्टर्ड माने गए उस पीरियड की रिटर्न अलग आएगी। उसके बाद रूटीन में जो रिटर्न आती है वो स्टार्ट हो जाएगी। फर्स्ट रिटर्न भी जीएसटीआर 1 ही होगी, बस वो उस पीरियड की अलग होगी, कहलाएगी फर्स्ट, है तो वही, उस पीरियड की अलग इसकी अलग, क्योंकि उसकी चेक करने की जरूरत है। लेकिन उसको चेक कोई नहीं करता, क्योंकि क्या चेक करेंगे, कुछ नहीं चेक करेंगे, कोई टैक्स ले ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। देखिए मैंने आपको, अगर आपको एग्जाम्पल ध्यान हो तो मैं एग्जाम्पल दोबारा बताता हूं आपको। मैं कोचिंग प्रोवाइड करता हूं और मेरी जो टर्नओवर है वो टर्नओवर मेरी 20 लाख से भी कम है। सर्विस वाले को 20 लाख क्रॉस करवाने पर रजिस्ट्रेशन करवाना है, करेक्ट? तो मेरी अभी 19 लाख की टर्नओवर है। तो एक स्टूडेंट मेरे पास एडमिशन लेने आता है, 10,000 की फीस देता है, तो बताइए क्या मैं जीएसटी चार्ज करूं? अब ये 20 लाख क्रॉस हो गया 3 अगस्त 21 को, और मैंने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया, लेकिन सर्टिफिकेट अभी आया नहीं है। बिना सर्टिफिकेट के जीएसटी चार्ज करना इलीगल है, स्ट्रिक्ट एक्शन है, 6 महीने का इंप्रिजनमेंट है अगर आपने बिना रजिस्ट्रेशन के जीएसटी चार्ज कर लिया। तो अब 4 अगस्त को एक स्टूडेंट आता है एडमिशन लेने, 10,000 रुपये। अब बताओ मैं जीएसटी चार्ज करूं? चार्ज कर नहीं सकता, मैं अनरजिस्टर्ड हूं। वरना वो कहेगा लाओ रसीद दो, दिखाओ तुम्हारा जीएसटी नंबर दिखाओ। अब मेरा सर्टिफिकेट आता है 10 अगस्त को, गवर्नमेंट से आप 3 अगस्त से रजिस्टर्ड माने जाओगे और इस 10,000 रुपये जीएसटी। अब मैंने उस स्टूडेंट को फोन किया, आप अपना रिएक्शन बताना क्या होगा कि भाई आप आए थे मेरे पास एडमिशन करवाने, यस सर आया था, 10,000 आपने दिए थे, उसका जीएसटी निकालो। जीएसटी सर वो कौन सा जीएसटी? उस समय तो आपने कहा था कोई जीएसटी नहीं, अब कौन सा जी? अब एडमिशन ले लिया तो जीएसटी याद आ गया आपको, ठीक है? सर आप इतनी बेईमानी करते हो, अब जीएसटी मांग रहे हो। वो 10 बातें सुना देगा, जीएसटी नहीं देगा, और 10 जनों को और बता देगा, उसमें से 2-4 फेसबुक उस पर और डाल देंगे कि देखो मैंने एडमिशन कर दिया, ये नहीं रसीद, जीएसटी नहीं मांगा। अब जब एडमिशन कंफर्म हो गया, पेमेंट ले लिया, क्लासेस स्टार्ट होगी, हमने 4 क्लास ले ली, अब कह रहे हैं जीएसटी लाओ। कैसे होगा? होगा ही नहीं। तो गवर्नमेंट बस ये कही जा रही है ऐसा करना है, आपको लेना लेना। और आप, मजेदार बात बताऊं मैं आपको, यूट्यूब के ऊपर 100 वीडियो देख लेना आप, 100 के 100 में टीचर कहेंगे आपको लेना है लेना लेना। कोई ये नहीं कहेगा ये पॉसिबल ही नहीं है, कि हमें नहीं पता गवर्नमेंट का लेना लेना है। वो अकेला मेरा वीडियो मिलेगा इसमें मैं साफ कहूंगा कैसे लेना है, कैसे पॉसिबल है, ये तो प्रोविजन ही गलत है। तो मैं तो साफ साफ कह रहा हूं प्रोविजन गलत है, और इतने टाइम से मैं बोलता आ रहा हूं, मैं 2017 से बोलता आ रहा हूं कि प्रोविजन गलत है गलत है। मुझे तो आज तक किसी ने नहीं कहा नहीं जी हम बताते हैं, ठीक है। किसी का कमेंट नहीं आया, किसी ने मुझे रिप्लाई नहीं दिया इसका कि जी हम बताते हैं ये रहा तरीका। वैसे तरीका मेरे पास है, वो मैं भी आपको बताऊंगा। वो दूसरा तरीका है, गवर्नमेंट का नहीं, अपना तरीका तो हर चीज का होता ही है। मैं 4 अगस्त को इस स्टूडेंट को बताऊंगा कि भी देखो मैं रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रखा है, देखो अगर मेरा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, पहले बता रहा हूं आपको जीएसटी लगेगा, फिर बाद में मत कहना। और रिसिप्ट के पीछे लिखवा लूंगा मैं आपसे, यहां लिख के दो कि अगर जीएसटी, अगर मैं रजिस्टर हो जाऊंगा 3 तारीख से तो मैं जीएसटी देने को तैयार हूं, या जीएसटी आप दे जाओ, कोई बात अगर बनी ना देने की तो मैं वापस कर दूंगा, या मैं भी आपको रसीद दे ही नहीं रहा, एक खाली कागज पे लिख के दे देता हूं आपने कितना दिया, रसीद मैं तभी काटूंगा जब मेरा सर्टिफिकेट आ जाएगा। तो ऐसे बहुत वे आउट है। दूसरी बात, प्रैक्टिकली ये एग्जिस्ट नहीं करता। प्रैक्टिकली इसलिए एग्जिस्ट नहीं करता कि 3 अगस्त को ही मैं अप्लाई करूंगा, हाउ आई विल अप्लाई, शैल बी अप्लाइंग ऑन सम अदर डेट। बंदा एक दिन पहले अप्लाई करेगा, बाद में कैसे, और अप्लाई करने के आधे घंटे में, 1 घंटे में, 1 दिन में सर्टिफिकेट आ जाता है। तो प्रैक्टिकली ये सिचुएशन कहीं नाराज ही नहीं कर रही। लेकिन अगर हम बात करें इस तरह से, तो गवर्नमेंट शुड सजेस्ट कि पॉसिबल कैसे होगा। रियलिटी में ये सिचुएशन कभी आएगी नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती है सिचुएशन। वो तो फॉर्म भरो फटाफट, इधर से हमने फॉर्म फिल किया, चेक करो, मेल के ऊपर मेल आ जाती है, फिर भेजा मेल, फिर भेजा मेल, फिर भेजा पासवर्ड, ये वो ओटीपी आ गया, ये आ गया, ये आ गया, 2 घंटे में सर्टिफिकेट भी आ गया। तो इसलिए प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन एग्जिस्ट करेगी तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब रीड करके देख लो।
हाँ जी, डाउट्स यहां तक? अगला क्वेश्चन, एक्सप्लेन फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन विल फर्निश एनुअल रिटर्न every financial electronically in the form number GSTR 9 up to 31st December of the subsequent year. Financial 21 return to be submitted shall be this. Commission dealer shall file annual return GSTR 9 है। देखिए ये पार्ट में था वो जो मैं कह रहा था, लिखा हुआ एक्ट में लेकिन है नहीं है, बाकी सबका है GSTR 9। उसके पर्टिकुलर लगभग उसी तरह से मिलते जुलते हैं, आप रीड करके देख लो। हाई डाउट्स यहां तक? क्वेश्चन नंबर 15, पेज नंबर 169। अब है फाइनल रिटर्न। आपका हमारा हिसाब किताब खत्म, ब्रेक ऑफ की स्टेज, फाइनल रिटर्न। Every registered person registration has been cancelled shall furnish final return GSTR 10 3 months of the date of cancellation or the date of order of cancellation whichever is later. If cancellation order has been issued on 20 October, registration cancelled from 1st October, 3 months shall be determined from 20 October। और ये इसके पर्टिकुलर्स होंगे, एक बार रीड कर लीजिएगा। देखिए, मैंने डिसाइड किया कि मैं 1 जनवरी 22 से अपना बिजनेस बंद कर दूंगा यहां से। अकॉर्डिंगली मैंने 19 दिसंबर 21 को डिपार्टमेंट को अप्लाई कर दिया, मेरा सर्टिफिकेट इस डेट से कैंसिल कर दिया जाए। इस डेट के बाद मैं कोई डीलिंग नहीं करूंगा। जो प्रेस्क्राइब फॉर्म है मैंने भर के भेज दिया, फॉर्मेलिटी पूरी हो गई। उसके बाद 22 दिसंबर 21 को मेरे पास लेटर आया, योर सर्टिफिकेट स्टैंड्स कैंसल्ड विद इफेक्ट फ्रॉम 1/1/22। तो ये है डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन एंड दिस इज द डेट ऑफ कैंसिलेशन ऑफ सर्टिफिकेट। तो जिस डेट को ऑर्डर इश्यू है वो डेट अलग है और जिस दिन कैंसिल होगा वो डेट अलग है। ये डेट ऑफ कैंसिलेशन है, ये डेट ऑफ इश्यू ऑफ ऑर्डर फॉर कैंसिलेशन है, जरूरी नहीं सेम, वो डिफरेंट है। तो वो कह रहे विच एवर इज लेटर, ये रहा। यहां से 3 महीने के अंदर अंदर आप पूरा हिसाब किताब सबमिट कर देना, कितना पैसा देना है वो सब आपको देना पड़ेगा। प्लस 29(5) का ध्यान रखना। 29(5) क्या था? जब हमने किया था डिटेल में, फिर एक बार फिर बीच में दोबारा रेफरेंस आया था, जो मैं कह रहा था हमने किया हुआ है। अभी 2-3 क्लास पहले दोबारा रेफरेंस आया था कि अगर सर्टिफिकेट कैंसिल होगा तो जितना भी सामान आपके पास रखा हुआ है शेड्यूल 2, उसको सप्लाई मान लिया जाएगा और उसका जो आउटपुट बनता है और जो आईटीसी लिया था विच इज हायर आपको वापस करना है। तो इस फाइनल रिटर्न में जीएसटीआर 10 में उसकी सारी की डिटेल जाती है कि जी ये सामान बचा है, इसका इतना आईटीसी बनता है जो हमने लिया था आपको देना है और वो हमने पेमेंट कर दिया है और अब हमारा सब हिसाब किताब से 3 महीने का टाइम आपको देंगे। सोच समझ के कैलकुलेट करके 1-1 रुपए का हिसाब किताब हमें दे दो।
चेंज करो। मैंने 19 दिसंबर को अप्लाई किया, 1 जनवरी से मेरा सर्टिफिकेट कैंसिल कर दो। लेटर मेरे पास आया 8 जनवरी 22 को, एग्रीड, आपका सर्टिफिकेट इस डेट से कैंसिल कर दिया है। अब की बार डेट ऑफ कैंसिलेशन पहले है एंड डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन बाद में है। विच एवर इज लेटर, यहां से 3 महीने मिलेंगे। तो हो सकता है ऑर्डर की डेट कैंसिलेशन की डेट से पहले हो या बाद में हो, दोनों पॉसिबिलिटी है। जो दोनों में से बाद में है वहां से 3 महीने के अंदर अंदर जीएसटीआर 10 लास्ट रिटर्न भरनी है। उसमें बेसिकली 29(5) का पार्ट आएगा, पूरा डिटेल यहां लिखा भी हुआ क्या क्या आएगा, रीड करके देख लीजिए। हाइब्रिड डाउट्स, जो जीएसटीआर 10 है ना, लास्ट रिटर्न, इसकी जो टेबल नंबर 10 है, इसका बेसिक पर्पज ये है, बाकी सब तो ऐसे ही है। टेबल 10 में लिखा है पर्टिकुलर्स ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, असली बात ये है, हेल्ड ऑन द डेट ऑफ सरेंडर कैंसिलेशन, जिस दिन आपने सर्टिफिकेट सरेंडर किया, कैंसिल करवाया, उस दिन का बताओ कितना है, और सारी कैलकुलेशन करके टेबल नंबर 11 में बताओ कितना टैक्स आपको पे करना। अमाउंट टैक्स पेबल ऑन क्लोजिंग स्टॉक, सेक्शन 29(5) के प्रोविजन जीएसटीआर 10 के अंदर इंप्लीमेंट करके और रिटर्न भर के और पेमेंट करनी है। बेसिक पर्पज इसका ये है, टेबल 10, टेबल 11, बाकी सब तो ऐसे पर्टिकुलर मांगे हुए हैं। हाइब्रिड डाउट्स बताइए यहां तक। पेज नंबर 171, क्वेश्चन नंबर 16, अगर हम रिटर्न फाइल ना करें, लेट हो जाए, तो पेनल्टी वगैरह कितनी लगेगी। 171, क्वेश्चन नंबर 16, एक्सप्लेन नोटिस टू रिटर्न डिफॉल्टर, where registered person fails to furnish return under section 39, 44, 45, notice shall be issued requiring him to furnish return। एक तो गवर्नमेंट के पास नोटिस देने की पावर है, दूसरा पेनल्टी। तो क्वेश्चन मेन बनेगा 17, क्वेश्चन 17, एक्सप्लेन पेनल्टी फॉर लेट फाइलिंग ऑफ रिटर्न, इफ एनी पर्सन इज नॉट फाइल्ड इन रिटर्न, नोटिस शैल बी गिवन अंडर दिस जीएसटीआर 3A, तो नोटिस का फॉर्म है। पेनल्टी फॉर डिले इन फाइलिंग जीएसटीआर 1 और 3B, दोनों की सेम पेनल्टी है। आउटपुट सप्लाई नील, ऑल्सो टैक्स पेबल जीएसटीआर 3B नील, 10 रुपए पर डे, मैक्सिमम 250। इन अदर केसेज पेनल्टी शैल बी चार्ज 25 रुपीज पर डे फॉर एवरी डे, मैक्सिमम 1000 प्रोवाइडेड एग्रीगेट टर्न इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इज अप टू 1.5 करोड़। इफ इट इज मोर देन 1.5 करोड़ बट अप टू 5 करोड़, मैक्सिमम विल बी 2500। इन अदर केसेज मैक्सिमम पेनल्टी शैल बी 5000। इतना एक बार रीड करना। देखिए, जीएसटीआर 1 हो
या जीएसटीआर 3B हो, पेनल्टी इज सेम, जो उसकी है वो उसकी है। इस महीने मेरी आउटवर्ड सप्लाई है ही नहीं, किसी ने कोई सामान खरीदा ही नहीं। इसमें क्या लिखूं? निल। और इसमें क्या लिखूं? निल। तो रिटर्न फाइल करने की जरूरत क्या है? से नहीं, रिटर्न तो फाइल करनी पड़ेगी आपको। इफ यू आर रजिस्टर्ड यू हैव टू फाइल। कब तक? मान लो क्वार्टरली है तो अप्रैल, मई, जून, मुझे फाइल करनी है जुलाई में 13 तारीख तक, और ये 22 या 24, मान लो डेट है 22 जुलाई, ठीक है। मैं हो गया हूं 4 दिन लेट, इसमें 7 दिन लेट इसमें, तो 4 दिन इंटू 10 40 रुपए, 7 इंटू 10 70 रुपए पेनल्टी लगेगी नील वाले की। ये सीजीएसटी की है, इतनी ही एसजीएसटी की है, 40 + 40 70 + 70, क्योंकि हमारे सिलेबस में तो सीजीएसटी एक्ट है ना। आईजीएसटी की भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट से 40 रुपए हमें दो, स्टेट गवर्नमेंट से 40 रुपए हमें दो, 70 उनको दो। अब लेट्स सी मेरी सप्लाई थी, कुछ भी थी, कितना भी पेमेंट था, तो 10 रुपए पर डे नहीं है, 25 रुपए पर डे है। 10 के बदले 25 है, 25 पर डे। नाउ लेट्स सी कि मेरी कुछ पेमेंट थी आउटवर्ड सप्लाई, और वो पेमेंट थी, तो मैंने डिले किया है, लेट्स सी 40 डेज का डिले किया है या 100 डेज का डिले किया है, तो 25 इंटू 100, 2500, करेक्ट। प्लेइंग गॉल्फ से नहीं। अगर आपकी टर्नओवर है, योर टर्नओवर इज अप टू 1.5 करोड़, तो ये मैक्सिमम रहेगा 1000, इससे ज्यादा नहीं है। इफ टर्नओवर इज मोर देन 1.5 बट अप टू 5 करोड़, तो मैक्सिमम रहेगा 2500। लेट्स सी 300 डेज का डिले है, 300 दिन का डिले है, तो कितना बन रहा है? 7500। इस केस में मैक्सिमम 1000, इस केस में मैक्सिमम 2500, और 5 करोड़ से भी ज्यादा है तो बन रहा है 7500, लेकिन मैक्सिमम 5000। ये लिखा हुआ है, रीड करके देख लो। अब आप मैक्सिमम पर लिमिट है, 25 या 10 पर लिमिट नहीं है, मैक्सिमम पर लिमिट है। देखिए वंस अगेन, जीएसटीआर 1 हो या जीएसटीआर 3B हो, सेम पेनल्टी है, यानी इसका अलग कैलकुलेट होगा, इसका अलग कैलकुलेट होगा। लेकिन मेरी इस मंथ कोई सप्लाई नहीं थी, दोनों नील हो गए, तो भी पेनल्टी लगेगी रिटर्न ना भरने पर। 10 रुपए पर डे, 10 रुपए पर डे, ये स्टार्टिंग पार्ट है। देखो, इफ आउटपुट सप्लाई इज नील ऑल्सो टैक्स पेबल नील, पेनल्टी शुड बी 10 पर डे बट मैक्सिमम 250। और नील वाले में किसी भी हालत में, किसी भी केस में, किसी से भी 250 रुपए ज्यादा नहीं ली जाएगी पर मंथ। एक महीने का, ये अगले महीने फिर डिले हो गया, उसका फिर अलग है, उसका मैक्सिमम 250, 250 सीजीएसटी, 250 एसजीएसटी नील वाले का। और अगर कोई भी अमाउंट पे करना चाहे, 1 रुपया पे करना हो, 25 रुपए पर डे है। टर्नओवर 1.5 करोड़ वाले से मैक्सिमम कितना ले लेंगे? 1000। 1.5 से ज्यादा 5 करोड़ तक कितना ले लेंगे? 2500। इसके बाद मैक्सिमम कितना ले लेंगे? 5000। अगर कंपल्शन डीलर है और उसका जीएसटीआर 4 एनुअल वाला नील है,
₹10 पर डे, मैक्सिमम 250, यानी नील वाले में सबका सेम है। अगर नील है जीएसटीआर 4 नील, तो जो जीएसटीआर 1 है वही जीएसटीआर 3 भी है, वही जीएसटीआर 4 है। अगर नील है ₹10 पर डे, मैक्सिमम 250। और अगर टैक्स पेबल था, कंपोजिशन डीलर का कह रहा हूं मैं, तो ₹25 पर डे है, मैक्सिमम 1000 है। इसका मैक्सिमम 1000 क्यों है? बिकॉज इसकी टर्नओवर मैक्सिमम कितनी होगी? 1.5 करोड़, और 1.5 करोड़ वाले का मैक्सिमम कितना है? 1000। तो इस सेंस में ये एट पार है। कंपोजिशन वाला 1.5 करोड़ ज्यादा होगा ही नहीं, तो उसे आपका भी 1.5 करोड़ तक 1000 कर दिया, उसका भी 1000 कर दिया। पहले ये होता था ₹100 पर डे, ₹100 पर डे हर एक का। और एक्ट में अभी भी वही लिखा हुआ है। ये गवर्नमेंट ने पावर दी थी, नोटिफिकेशन के थ्रू गवर्नमेंट ने बताया, इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में अभी भी ₹100 पर डे लिखा हुआ है। तो अगर आप पढ़ो तो कंफ्यूज मत होना, वो अब नहीं है, अब तो ये है नोटिफिकेशन का। ठीक है, आप रीड करके देख लीजिए। अब देखिए एनुअल रिटर्न जीएसटीआर 9, इसको लेट करने पर पेनल्टी ज्यादा है। उसे तो साल में एक बार भरनी है आपको, ये भी लेट ₹100 पर डे। ये पहले भी 100 था, अब भी 100 है, इसमें कोई चेंज नहीं है। लेकिन हाईएस्ट कितना? लेट्स रीड, इसके नीचे देखिएगा, द अबव लेट फी, जितना भी रीड किया था, जीएसटीआर 4 वाला पार्ट था ना, टैक्स पेबल जीएसटीआर 4 इज नील, penalty 10 per day but maximum 250. For other cases penalty 25 per day, maximum 1000. The above late fee is under CGST Act and an equal amount shall be payable under SGST UTGST Act. In fact, the late fee shall be double of the amount mentioned above. Ab annual return. Any interested person fails to furnish the annual return under section 44 by the due date shall be liable to pay late fee of 100 per day, subject to maximum of अमाउंट कैलकुलेटेड 0.25% ऑफ हिज टर्नओवर। मैक्सिमम कितना? टर्नओवर का 0.5%। जैसे देखिए डिले है 20 डेज की, तो 20 डेज इंटू 100 2000, टर्नओवर है 60 लाख का 0.25%, 15,000 और 2,000 विच एवर इज लोअर, तो बन जाएगी 2,000। डिले 20 डेज है, टर्नओवर 10 लाख है, 10 लाख का 0.5 2,500, तो इसके अंदर पेनल्टी 2,000। फिर डिले है 40 डेज, टर्नओवर है 10 लाख, अब 40 डेज के हिसाब से बनना है 4,000, टर्नओवर का 0.25% बनना है 2,500, तो पेनल्टी 2,500 एंड सो ऑन। देखो रीड करके। देखिए जीएसटीआर 1 की पेनल्टी, जीएसटीआर 3B, जीएसटीआर 4,
और एनुअल रिटर्न जीएसटीआर 9, अब फाइनल रिटर्न जीएसटीआर 10। ये लेट करने पर 100 रुपये पर डे है, मैक्सिमम 5000 है। पेज नंबर 170 पे देखिए, 170 पर बीच में जुलाई 21 का क्वेश्चन दे रखा है, यहां से करवा देता हूं। जुलाई 21 का क्वेश्चन है, एक्सप्लेन who is required to furnish final return, time limit for filing return and the late fee. Every registered person who is required to furnish return whose registration has been sundered or cancelled required to file a final return. The final return has to be filed within 3 months of the date of cancellation or date of order of cancellation. अब लेट फी देखिए, क्वांटम ऑफ लेट फी ये दिया हुआ 100 रुपये पर डे, मैक्सिमम कितना 5000, विच एवर इज लोअर, इक्वल अमाउंट लगेगा SGST का। तो ये रीड कर लो, ये फाइनल रिटर्न का है। हर मेरे डाउट्स बोलिए यहां तक। फाइनल रिटर्न 100 पर डे, मैक्सिमम 5000। एनुअल रिटर्न 100 पर डे, मैक्सिमम 0.25% ऑफ द टर्नओवर। जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 3B, जीएसटीआर 4 नील में 10 रुपये, वैसे 25। फिर ओवरऑल लिमिट में सीलिंग है, इससे ज्यादा नहीं। एक्ट में नहीं बदला, ये नोटिफिकेशन में ही है। डाउट्स यहां तक। पेज नंबर 172, रिटर्न भरने का पर्पस क्या है, क्वेश्चन नंबर 18, उससे सारी इंफॉर्मेशन मिलती है हमें। क्वेश्चन 18, एक्सप्लेन पर्पस ऑफ फाइलिंग रिटर्न इन एनी टैक्स लॉ। फाइलिंग रिटर्न constitute the most important compliance procedure which enables the government tax administration to estimate tax collection for a particular period, determine the correctness of the tax compliance of the taxpayer. Returns serve the following purpose: mode for transfer of information to tax administration, इसके थ्रू सारी इंफॉर्मेशन हमारी चली जाती है। कंप्लायंस वेरिफिकेशन प्रोग्राम, इसके थ्रू स्क्रूटनी में केस लेके चेकिंग करते हैं। फाइनलाइजेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी टू टैक्स पेयर विद इन स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ लिमिटेशन, टाइम लिमिट लगा करके सारी इंफॉर्मेशन मिला लेकर के टैक्स फाइनल करते हैं। प्रोवाइडिंग नेसेसरी इनपुट्स फॉर टेकिंग पॉलिसी डिसीजन, मैनेजमेंट ऑफ ऑडिट एंड एंटी टैक्स इवेजन प्रोग्राम ऑफ टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन। द टैक्स पेयर जनरली रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न इन स्पेसिफिक स्टैट्यूटरी फॉर्मेट. These formats are therefore designed to take care of all provisions of the law that have a bearing on the computation of tax liability to the payer. एक बार रीड कर लो, मतलब बिना मतलब का क्वेश्चन है, ऐसे रीड कर लो आप। अगला क्वेश्चन है, एनआरटीपी को कौन सी रिटर्न भरनी है। ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं रजिस्ट्रिंग चैप्टर में, फिर भी दोबारा देख लो। एवरी नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन शैल बी रिक्वायर्ड टू फाइल मंथली रिटर्न इन जीएसटीआर 5। इन जनरल जीएसटीआर 1 है और 3B है, इनका होता है 5 विद इन 20 days आफ्टर एक्सपेरेबल एलिमेंट मंथ। बट सर्टिफिकेट मंथ के बीच में खत्म हो जाए तो 7 days में, बट इट शुड बी फाइल्ड विद इन 7 days after the last of the period of registration specified under section 27. NRTP is not required to file GSTR 1, GSTR 3B or annual return. देखिए रीड करके। Explain filing return by person providing online information database access retrieval services. Every registered person providing online information and database access or retrieval services from a place outside India to a person in India
other than a registered person shall file return in form number GSTR 5A on or before 20 days of the month, 20th day of the month succeeding the calendar month और पार्ट दे रहा हूं। जो OIDR वाले हैं उनको GSTR 1 3 भी नहीं भरना, 5A भरना है 20 दिन के अंदर अंदर। देखिए, क्या हमने कोई बात OIDAR की थी ना, ऑनलाइन डेटाबेस, मतलब हमने किसी से कोई डाउनलोडिंग की फैसिलिटी ली है। तो ये पर्सन इंडिया के बाहर है, कोई टैक्स गवर्नमेंट को नहीं देते थे। अब गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, आपको इंडिया में आना पड़ेगा, अपना रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करना पड़ेगा, ऑफिस खोलना पड़ेगा। बस आपका कंसेशन इतना है, हर स्टेट में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना, इंडिया में एक, बेंगलोर में आपको ऑफिस खोलना और एक रजिस्ट्रेशन करवाना। देखो, मैं अगर ब्रांचेज अपनी खोलूं यूपी में, हरियाणा में, पंजाब में, 4 रजिस्ट्रेशन करवाने पड़ेंगे, क्योंकि हर स्टेट का टैक्स अलग अलग जाएगा। जो वहां एडमिशन होगा आधा सेंटर आधा वो स्टेट, जो यहां होगा आधा सेंटर आधा स्टेट। इनके लिए सारी स्टेट में कैसे जा जाके खोलेंगे, तो इनके लिए एक किया हुआ है। आप इंटीग्रेटेड ले लेना, वो हम अपने आप देख लेंगे। और आपको रिटर्न भी भरनी है। GSTR 1 नहीं, वो तो बहुत डिटेल्ड है, वो आपके बस की नहीं है। आप बस 5A भर देना 20 तारीख तक, ये लिखा है, देखो रीड करके। अगला पार्ट सिलेबस में नहीं है, फिर भी देख लो। एक्सप्लेन फाइलिंग रिटर्न बाय इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर ISD नॉट कवर्ड इन सिलेबस। एवरी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर शेल सबमिट मंथली रिटर्न फॉर्म टू GSTR 13 days आफ्टर द रेलेवेंट मंथ। दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल GSTR 1 3B। देखिए, ISD क्या होता है, कहीं कहीं इसका रेफरेंस मिलेगा, सिलेबस में नहीं है, थोड़ा सा पता हो। देखो, स्टेट बैंक हेड ऑफिस, स्टेट बैंक का एड दिया है टीवी में, बिल आया है 50 लाख प्लस GST 10 लाख। क्या स्टेट बैंक को ITC मिल जाएगा? मिल जाएगा, क्योंकि वो रजिस्टर्ड है, आउटपुट ले रहे हैं। लेकिन जो काम करता है वो हेड ऑफिस थोड़ा करता है, वो तो ब्रांचेज काम करती हैं। आउटपुट टैक्स कहां होगा? ब्रांचेज में आएगा। और ITC किसके पास आ गया? हेड ऑफिस के पास, क्योंकि एडवाइजमेंट तो हेड ऑफिस ने सारी ब्रांचेज की इकट्ठी दी होगी। अब ITC हेड ऑफिस के पास है, आउटपुट ब्रांचेज के पास है, क्या करें? तो बैंक ने कहा तो एक ही बात है, हमारे पास ITC यूज कर सकते हैं, गवर्नमेंट का नहीं, जिसके पास ITC है वो यूज करेगा। तो उन्होंने कहा हमारा तो आउटपुट है ही नहीं। तो उन्होंने कहा अच्छा चलो, बाद में इसको फिर चेंज किया था, आप इस टैक्स क्रेडिट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो अपनी ब्रांचेस को, और आपको हम कहेंगे इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। इसके डिटेल्ड प्रोसीजर है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे। अब क्या नाम है? इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। ऐसा लग रहा है सर्विस को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ITC को नहीं। तो कहां से आया? पहले सर्विस टैक्स था, तो ये प्रोविजन सर्विस टैक्स में भी था, तो उसमें इसका नाम रखना होना चाहिए था इनपुट सर्विस टैक्स डिस्ट्रीब्यूटर। लिखा हुआ था इनपुट सर्विस, थोड़ा सा कमी थी टैक्स की, तो उतना तो बंदा समझ भी सकता है। S मीन्स नॉट सर्विस, सर्विस टैक्स। इनपुट सर्विस टैक्स डिस्ट्रीब्यूटर, यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट जो सर्विस टैक्स का उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा। अब GST में नाम सेम छोड़ दिया, अब सर्विस टैक्स वाला नाम GST में तो बदलना चाहिए। अब इसका नाम आज शीट में क्या होना चाहिए था? इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ GST या इनपुट GST डिस्ट्रीब्यूटर, ऐसा कुछ होना चाहिए था। बट एनीवे, आप समझ जाओ कि जिस भी पर्सन के पास GST का ITC है और गवर्नमेंट ने उसे अपनी ब्रांचेस को डिस्ट्रीब्यूट करने की परमिशन दी है, सब्जेक्ट टू डिटेल रूल रेगुलेशन, तो वो क्या कहलाएगा? इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। उस पर्सन को भी कुछ रिटर्न भरनी है। कौन सी? रीड करके देखिए, GSTR 6, ठीक है, रीड करके देख लीजिएगा। Explain filing of return by person required to deduct tax at source, section 51, not covered in syllabus. As per section 51, the following person shall be required to deduct tax at source: department, establishment, central government, state government, local authorities, central agencies. Such persons or category of persons has been notified by government. Hereinafter effort to deduct tax at the rate of 1%.
from the payment made or credited to the supplier hereafter section refer to the deductee of taxable goods, services or both where the total value of such supply under a contract exceeds 2,50,000 rupees. Such person shall file monthly return in GST 7 within 10 days from the relevant month. एक बार रीड कर लो फिर डिस्कस करते हैं. देखो इसका एग्जांपल मैं बताता हूं आपको. गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है. सपोज दिल्ली गवर्नमेंट ने किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी को फ्लाईओवर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया. 1000 करोड़ का पेमेंट होगा, 1000 करोड़ का पेमेंट होगा. इसके ऊपर जीएसटी लगेगा 200 करोड़ का, लेट्स प्रीज्यूम. तो ये 1200 करोड़ का बिल देगा कौन? कंस्ट्रक्शन करने वाली कंपनी. तो गवर्नमेंट से ये 1200 रुपए का 1200 करोड़ का बिल आ गया है, गवर्नमेंट से ले रहा है. जीएसटी तो हमारा ही है. सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है जीएसटी तो हमारा ही है. कहीं ऐसा तो नहीं तुमसे ले ले और हमें ना दे. 200 करोड़ का जीएसटी लेके खा जाए और पता ही ना लगे. इसलिए भाई जब तुम पेमेंट करोगे तो इस जीएसटी के ऊपर टीडीएस कर लेना जैसे इनकम टैक्स में होता है. और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या कहेगा? 194C वर्क अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट. हमारा टीडीएस कर लेना क्योंकि 1000 करोड़ की इनकम पे इनकम टैक्स भी तो है. तो वो टीडीएस किसका है? इनकम टैक्स का, जो कि लगभग हर पर्सन को करना है. और ये टीडीएस है जीएसटी का, सबको नहीं करना, इन्हीं को करना है. सेक्शन 51 में है. तो ये वाला पार्ट है क्योंकि 50 के बाद है, सिलेबस में नहीं है. लेकिन अब जो टीडीएस किया है कहीं ऐसा तो नहीं अपने पास ही रख लिया हो. जैसे हमने कहा था हर टीडीएस करने वाले को क्वार्टरली स्टेटमेंट देनी है इनकम टैक्स में. सेक्शन टीडीएस की स्टेटमेंट क्वार्टरली जाएगी सेक्शन 200 में. पेमेंट करनी है अगले महीने 7 तारीख, वो भी 200 में था, रिटर्न भी जाएगी 200 में. क्वार्टरली स्टेटमेंट इनको भी देनी है स्टेटमेंट मंथली. कैसे लिखा हुआ है रीड करके देख लो. अब एक हमने कहा था अमेजोन, फ्लिपकार्ट, याद आ रहा है? पूरा क्वेश्चन भी गया था, उसी में थोड़ा सा पार्ट यहां लिखा है, वो भी सिलेबस में नहीं है, सेक्शन 52 है. जो वहां लिखा था वही लिखा हुआ है. इनको भी रिटर्न भरनी है. ठीक है, ये पार्ट है. तो अब रिटर्न के चैप्टर में कुछ पार्ट रहा तो नहीं? हो गया ना कंप्लीट? क्वेश्चन 9 एंड 2. क्वेश्चन 9 एंड 2, पेज नंबर 161. क्वेश्चन नंबर 9. देखिए क्वेश्चन नंबर 9. Explain manner of furnishing of return of detail of out of supply by short messaging services. As per Rule 67, in notwithstanding anything contained in this chapter, for a registered person who is required to furnish nil return. 39th, form number 3B, for a nil detail of out of supplies, nil statement, CMP 08 for tax period. Any reference to electronic furnishing shall include furnishing of the said return of the details of outward supplies or statement through a short messaging services. Using the registered mobile number and the said return on the details of outward supplies or statement shall be verified by a registered mobile number based one-time password facility. For the purpose of this rule, a nil return or nil detail of outward supply nil statement mean a return under 39 detail of outward supply 37 statement the this for a tax period nil or no entry. देखो इसका मतलब क्या है. मैं एक छोटा सा बिजनेसमैन हूं, छोटी सी मेरी दुकान है, टर्नओवर तो 40 लाख से ज्यादा है, रजिस्टर्ड तो हूं, लेकिन बहुत बार मेरी सप्लाई होती नहीं, मिल रहती है. अब मैं जीएसटी पोर्टल पे जाऊं,
पूरा सिस्टम फॉलो करूं, पूरा सिस्टम फॉलो करके रिटर्न भरूं, किसी एक्सपर्ट की हेल्प लूं, तो मैंने कहा भी मैं तो दुखी हो गया हूं। तो उनसे मोबाइल है आपके पास? मैंने कहा मोबाइल तो है। एसएमएस करना आता है? मैंने कहा सारे दिन करता हूं। तो एक हमें भी भेज दो, लिख देना नील है, ये लिखा बस। नील स्टेटमेंट आप एसएमएस करके भी भेज सकते हैं। देखो रीड करके। बस सिंपल सी बात है कि अगर रिटर्न नील है तो आपको पूरा सिस्टम फॉलो करने की बजाय सिंपल एसएमएस डाल दो कि नील रिटर्न है, तो चल जाएगा। ठीक है, सारी का मतलब यही है। अब एक क्वेश्चन हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 152। वेदर नील जीएसटीआर 1 इज टू फाइल्ड, मान लो हमारी कोई सप्लाई नहीं है, तो क्या तब भी भरनी पड़ेगी? हां, तब भी भरनी पड़ेगी। यही क्वेश्चन है। क्या एसएमएस से डाल सकते हैं? यस। फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर 1 इज मैंडेटरी, ऑल नॉर्मल कैजुअल टैक्स पेयर, इवन इफ देयर इज नो बिजनेस एक्टिविटी पर्टिकुलर टैक्स पीरियड, तब भी भरना पड़ेगा। नील जीएसटीआर 1 कैन बी फाइल्ड थ्रू एसएमएस यूजिंग द रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। जो भी आपने मोबाइल नंबर दे रखा है जीएसटी पोर्टल पे, वो नंबर यूज कर लो। जीएसटी 1 सबमिट टू एसएमएस वेरीफाइड बाय रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर बेस्ड ओटीपी उसको वेरीफाई कर लेंगे। टैक्स पेयर कैन फाइल जीएसटी 1 एनी टाइम फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ सब्सिक्वेंट टू द टैक्स पीरियड। फॉर एग्जाम्पल जीएसटी 1 फॉर कैलेंडर मंथ अप्रैल कैन बी फाइल्ड 1 मई से लेके ऑनवर्ड। जीएसटी 1 फॉर अप्रैल फॉर क्वार्टर ऑफ अप्रैल टू जून कैन बी फाइल्ड फ्रॉम 1 जुलाई ऑनवर्ड, 13 तारीख तक, मंथली वारी 11 तारीख तक। टैक्स पेयर ऑप्टिंग फॉर वॉलंटरी कैंसिलेशन जीएसटी 1 हैज टू फाइल जीएसटीआर 1 फॉर द एक्टिव पीरियड। जब हम कैंसिल करवाएंगे, जितने टाइम हमने काम किया उतने टाइम की फाइल करेंगे। इन केसेस where a taxpayer has been converted from normal to compulsion taxpayer, GSTR 1 will be available for filing only for the period during which taxpayer was registered as normal। जब तक नॉर्मल में थे नॉर्मल का, कंपल्शन में आ जाएंगे कंपल्शन का। बस यही पार्ट था। ठीक है, अब देखिए और कोई क्वेश्चन बचा? हो गया पूरा चैप्टर? चलिए, अगला चैप्टर जो है ना पेमेंट ऑफ जीएसटी, वो एक क्लास का है, वो अगली क्लास में फिनिश करेंगे पेमेंट ऑफ जीएसटी। उसके आगे के चैप्टर हमारे 3 हो गए हैं, टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, मीनिंग ऑफ सप्लाई। उसके बाद फिर चैप्टर आएगा टैक्स इनवॉइस एटसेट्रा का। कल पेमेंट ऑफ जीएसटी करके फिर टैक्स इनवॉइस का चैप्टर है, और एक एग्जेम्पशंस फ्रॉम जीएसटी का, और एक रिवर्स चार्ज का। 3 पार्ट ये उसके बाद आएंगे। ओके, थैंक यू।